Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु। मैं हूं पुनीत पाठक। सुंदर दिखने की चाहत भला किसमें नहीं होती। हर व्यक्ति अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई बार अनफॉर्चुनेटली किसी दुर्घटना के चलते कुदरती तौर पर व्यक्ति के शरीर में कुछ खामियां आ जाती हैं। कुछ ऐसी चोट होती हैं जिसके निशान रह जाते हैं। कुछ ऐसे घाव होते हैं जो आगे जाकर के आपकी सुंदरता को शायद थोड़ा कम कर सकते हैं। और ऐसे में कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए आप न सिर्फ उनको दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने शरीर के कई अंगों का करेक्शन भी कर सकते हैं। यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक आप उन्हें आकार दे सकते हैं, उन्हें और सुंदर बना सकते हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ में एक ऐसे गेस्ट हैं जो कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लंबा अध्ययन रखते हैं और लंबा अनुभव भी रखते हैं। और इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में आज हैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर दीपक कोठारी साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के हेल्थ गुरु की। और शुरुआत करेंगे उस एक सवाल से कि दरअसल क्या और किस तरीके की दिक्कतें हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि चेहरे पर चोट आई है या चेहरे की चोट को हमें ठीक करना है। क्या रीजंस हैं? सबसे कॉमन कॉज जो है चेहरे में चोट का, वो है एक्सीडेंट्स है। खासकर टू व्हीलर के एक्सीडेंट्स हैं जो गिरते हैं। लोग आज कितना भी कंपल्शन कर ले, हेलमेट पहनने से बहुत झिझकते हैं और उस वजह से जब गिरते हैं तो चेहरे के बल गिरते हैं और फिर चेहरे में चोट आती है। और चेहरे की हड्डियां बहुत ऊपर की तरफ होती हैं, तो डायरेक्ट कहीं कोई भी इम्पैक्ट होता है तो चेहरे की हड्डियां टूटने का बहुत डर होता है। हेड इंजरी और चेहरे की इंजरी ये साथ साथ होती है। तो ये सबसे कॉमन कॉज है। सेकेंड कॉज है बाकी, जैसे कभी लड़ाई झगड़े और ये सब में अगर डायरेक्ट असॉल्ट बोलते हैं हम लोग, उसमें चेहरे की हड्डियां टूटती हैं। यही दो मेन रीजन है चेहरे की हड्डियों के। जैसे किसी भी दुर्घटना में या किसी भी वक्त अगर चेहरे की हड्डी टूटती तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या होता है? क्योंकि हड्डी टूटे तो हम किसी अन्य अंग के ऊपर तो प्लास्टर चढ़ाते देखते हैं, लेकिन चेहरे पर कैसे उस हड्डी को हम ठीक करते हैं? सबसे इसका बहुत सारे प्रभाव होते हैं। चेहरे में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती है। जैसे शरीर के बाकी भागों में लंबी हड्डियां होती हैं तो टूटती है तो तुरंत पता चल जाता है। चेहरे की तो कई ऐसी हड्डियां हैं जो टूटती हैं, लोग डायग्नोज भी नहीं कर पाते हैं कि ये हड्डी टूटी है। उनके कुछ साइंस होते हैं जो हमको देखना पड़ता है। पर सबसे बड़ी खास बात यह है चेहरे की हड्डी को टूटने की, एक छोटा सा हड्डी भी चेहरे को डिफॉर्म कर सकता है या चेहरे का शक्ल बदल सकता है। जैसे कि आँख के पास की हड्डी को हम ज़ायगोमा की हड्डी और ऑर्बिटल हड्डी बोलते हैं। नाक की हड्डी अलग है, मुंह ऊपर के जबड़े की हड्डी अलग है, नीचे के मैंडिबल या दांतों की नीचे की हड्डी अलग है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, और ये पूरे बैलेंस के साथ चलता है। और बैलेंस, एक भी हड्डी के टूटने से बैलेंस बिगड़ सकता है, तो इसको सही समय में देखने से डिफॉर्मिटी कम आती है। और चेहरे में एक और जो खास बात है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी वो ऊपर की तरफ आएगा। हड्डियां जो हैं वो चेहरे का बेस बनाती हैं, तो बेस अगर बिगड़ जाएगा तो चेहरा ठीक नहीं हो सकता जब तक हम बेस को नहीं ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि जब कभी कोई दुर्घटना होती है तो कॉमन किसी फ्रैक्चर की कंडीशन में हम अर्ली स्टेज में, मतलब तुरंत जैसे आपको चोट लगी पता भी लगा लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है पेन से कि किसी हड्डी का कोई फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन क्या चेहरे की हड्डी टूटने पर इंसान को उतनी सहजता से पता चलता है? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या इसका तुरंत ही हमको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इतनी सहजता से नहीं पता चलता है चेहरे की हड्डियाँ, अनलेस वो दांत के पास की हड्डी टूटी हो, क्योंकि उसमें फिर चबाने में दिक्कत आती है। नहीं तो सूजन रहती है, कभी कभी आंखों के पास सूजन रहती है, गालों में सूजन रहती है, तो उससे उस समय डायग्नोस नहीं होता है कि चेहरे की हड्डी टूटी है, या इमीडिएटली पता भी नहीं चलता है। सिटी स्कैन के माध्यम से हम लोग इमीडिएटली पता कर लेते हैं, पर सिटी स्कैन तक पेशेंट समझ में आए तब तैयार होता है, मरीज तैयार होता है, उसके बाद ही करते हैं। दूसरी जो चीज़ आपने पूछा कि इसका, ये बोन्स अलग होते हैं। बॉडी में दो टाइप के बोन्स होते हैं। तो चेहरे के बोन्स मेम्ब्रेनस बोन्स बोलते हैं, जो बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी यूनाइट हो जाते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि इनको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें। और इमीडिएट ट्रीटमेंट मतलब अर्जेंसी इसमें नहीं होती, लेकिन
एक अर्ली ट्रीटमेंट होता है, एक इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है। इमीडिएटली हमको पहले जान को बचाना है, अगर सर में चोट है वो सब चीज़ें देखते हुए, उसके बाद आता है अर्ली सर्जरी। हाँ, चेहरे की सब हड्डियों को अर्ली करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं। तो विद इन 7 to 10 डेज हम लोग एडवाइस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करा जाए। तो शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर कोई बड़ी चोट है तब तो सामने दिखता है कि यहाँ पर कट गया है, लग गया है या डैमेज हुआ है, लेकिन कई बार ऐसी छोटी छोटी चोट होती हैं जो शायद जैसा आप बता रहे हैं कि जिनका पता भी आपको ना चले। तो कोई सिम्टम्स इसके हैं जिसको हम देख के पहचान सकें कि आपको अब जाना चाहिए किसी सर्जन के पास? मैं ऊपर से नीचे चालू करता हूँ। जैसे आंख के पास सूजन होना, आंख का सूज जाना, आंख में अंदर लालपन आ जाता है, जो बोलते हैं व्हाइट, जो स्क्लेरा बोलते हैं, वहां पे रेडनेस आ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है आंख के आसपास की हड्डी के टूटने का। दूसरा होता है दांतों का ना बैठना, क्योंकि ऊपर के दांत भी हड्डियों से जुड़े हैं, नीचे के दांत भी हड्डियों से जुड़े हैं। तो अगर हड्डियां टूटती है तो दांत आपस में 1 mm भी दांत नहीं बैठता है तो आप ये समझ लीजिए कि चेहरे की हड्डी टूटी है, इसको हाई सस्पिशन में रखना चाहिए। मुंह खुला रह जाना, मुंह का टेढ़ापन, या फिर कोई दिखने में अगर बाहर से दिख रहा है कि अंदर दबी हुई हड्डी या फिर सूजन है या फिर ओपन वुंड है, ये सब चीज़ों, ये सब कॉमन साइंस बोलते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग डायग्नोस करते हैं कि चेहरे की हड्डी टूटी है। और ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है एक एग्जामिनेशन जब करते हैं शुरुआती में पेशेंट का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दर्शकों को हम एक बार ये कहना चाहेंगे कि आप जब हम बातचीत करें डॉक्टर साहब से तो उनका टेलीफोन कांटेक्ट हम लगातार इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में या किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहां आपको लगे तो आप तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकें। कि एक्सपर्ट का देखना समझना बहुत ज़रूरी। तो कृपया इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। इन नंबर को आप नोट करके याद से ध्यान में रख लें। डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इनको वक्त कितना लगता है हील करने में, क्योंकि किसी बड़ी हड्डी को टूट के जुड़ने में हम देखते हैं कि 1.5 से 2 महीना, कई बार 3 महीना तक लगता है। तो ये चेहरे की हड्डियां अगर फ्रैक्चर हो जाएं कितना वक्त लगता है? चेहरे की हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ती हैं, 7 to 10 डेज में ये यूनाइट होना चालू हो जाती है। तो अगर चेहरे की टूटी हड्डियां हैं और इनको अगर जगह पे नहीं लाया जाए तो मैल यूनियन, जैसे बाकी जगह की हड्डियों में होता है, पैर की या हाथ की, कि ये मैल यूनियन 1 महीने 1.5 महीने में शो होता है, चेहरे में यही चीज़ 10 से 14 दिन में शो हो जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो जहाँ से हिली है उनको जगह पे लाए। हम लोग चेहरे की हड्डियाँ जनरली जब बहुत सारे इंडिकेशंस हैं ऑपरेशंस के, जिसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, हम लोग जो ऑपरेट करते हैं उसमें हम छोटी प्लेट्स लगाते हैं, मिनी स्क्रूज लगाते हैं, तो उससे हीलिंग बहुत जल्दी होती है। 7 to 10 डेज में वो हड्डियाँ जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। पर जैसा नॉर्मल जो समय लगता है, जो हड्डी बनती है और हड्डी को पूरा यूनाइट होने में 1 से 1.5 महीने का समय हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि पूरी तरह से हड्डियां अच्छे से यूनाइट हो जाती हैं। जी, लेकिन अगर किसी ने वक्त रहते डॉक्टर को नहीं दिखाया और छोटी मोटी उसकी हड्डी टूटी हो चेहरे की और वापस जुड़ गई तो शायद डेफिनेटली इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या इसमें कोई डिफॉर्मिटी बनती है और क्या उसको हम दूर कर सकते हैं? डिफॉर्मिटी बिल्कुल बनती है और उसको दूर करने के लिए हमको वो हड्डी को फिर से तोड़ के वहाँ पे ग्राफ्ट या कुछ डाल के फिर उसको जोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। तो अगर शुरू में डायग्नोस हो जाए तो ये बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा ऑपरेशन है जिसमें कि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। विकृतियाँ जैसे अगर आँख के आसपास की हड्डी टूटती है तो देखने में दिक्कत आ सकता है। कोई एक डायरेक्शन में हम देखेंगे तो डबल दिखने का चांस हो सकता है, आँख अंदर की तरफ धंस सकती है। मैं बताना चाहूँगा कि आँख के जो बेस की हड्डी होती है वो पापड़ से भी पतली होती है, पापड़ जो होता है, तो वो बहुत जल्दी टूटती है तो आँख अंदर धंस जाती है। आँख अगर अंदर धंस जाती है तो फिर देखने में दिक्कत आने का चांस रहता है कि जब वो जुड़ने चालू होती है हड्डियाँ। तो दूसरा, चबाने में दिक्कत आ सकता है, मुंह खोलने में दिक्कत आ सकता है। आप सॉलिड चीज़ चबाएंगे तो बहुत सीवियर पेन होगा, सॉलिड चीज़ शायद चबा ही ना पाएंगे, दांत जगह पे नहीं बैठेंगे। नाक की हड्डी टूटती है तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है। एक तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग बोलते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वैसे ही कान के पास की हड्डी होती है तो ईयर ब्लीड का चांस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि चेहरे की हड्डियाँ डिसाइड करती हैं कि अगर वो टाइम पे जगह पे नहीं है तो ये 1 महीने बाद से 1.5 महीने बाद से प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है और फिर इसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है, अपितु शुरू में ही अगर हम उसको ठीक कर लें तो। डॉक्टर साहब, क्या किसी भी डिफॉर्मिटी की स्थिति में या क्या किसी भी चेहरे की हड्डी के फ्रैक्चर की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही करना पड़ता है या कोई और भी टेक्निक्स हैं जिनसे हम इनको ठीक कर सकते हैं? नहीं, सारी टूटी हड्डियों में ऑपरेशन नहीं करना पड़ता।
डिस्प्लेसमेंट एक टर्म यूज करते हैं। अगर हड्डियां अपनी जगह से हिल गई हैं, कुछ हड्डियां जब टूटती हैं तो वो जगह पे ही रहती हैं, बस उसमें क्रैक आ जाता है, वो उसको हम हील होने के लिए देते हैं। उसमें प्रिकॉशंस बोलते हैं, जैसे सूजन कम करने के लिए बोलते हैं, कड़क चीज नहीं खाने के लिए बोलते हैं। जो जो चीजें मांसपेशियों को मतलब एक्टिव करती हैं उनको हम कम यूज करने के लिए बोलते हैं, सूजन कम करने की दवा देते हैं। लेकिन अगर हड्डियां हिली हुई हैं तो इनको ऑपरेशन करके इनको जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। वही सब इंडिकेशंस हैं ऑपरेशन करने के। सारी हड्डियों में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दांत की हड्डी हिली तो दांत को बांध के भी जगह पे रख के वो हड्डियाँ अपने आप जुड़ जाती हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो। लेकिन 2 mm का हम लोग एक मार्जिन रखते हैं। 2 mm से ज़्यादा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फिर ऑपरेशन करना चाहिए। जनरली हम प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी, जब भी ये दो टर्म सुनते हैं डॉक्टर साहब, तो हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक तो एलीट क्लास के लिए है और इसका शायद हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। लेकिन जैसा आप अभी बता रहे हैं, डिस्क्राइब करें, ऐसा लग रहा है कि अगर कोई चोट लगती है चेहरे पर या सिर पर तो आपको शायद किसी न किसी कॉस्मेटिक सर्जन को दिखाना चाहिए। कहाँ से आवश्यकता होती है कॉस्मेटिक सर्जन की? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा मिथ है कि प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन बहुत वो हाई फाई होते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। हमारी ब्रांच इतनी वास्ट है कि इसमें रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है, और चेहरे की हड्डियाँ को टूटना, उसको जोड़ने को रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोला जाता है, जो कि उतनी ही जरूरी है जितने कि बाकी कोई भी शरीर के पार्ट की सर्जरी होना या वो होना। प्लास्टिक सर्जन से आपका मतलब आपको क्यों दिखाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, हम लोग जो इंसिजन लेते हैं, हम लोग चेहरे को एक बेस से देखते हैं, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि स्कार आए, और आए भी तो ऐसा आए कि वो फ्यूचर में बहुत ही कम वे में दिखे। आपके चेहरे को हम लोग अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जैसे आंख के पास की हड्डी टूटती है तो हम लोग आंख के अंदर से जाके कंजक्टिवल अप्रोच बोलते हैं, जो शायद कोई यूज़ नहीं करता है हम लोग प्लास्टिक सर्जन्स के अलावा, उस अप्रोच से जाते हैं तो आपको स्कार नहीं दिखेगा। वैसे ही मुंह की हड्डियां टूटती है तो हम लोग मुंह के अंदर से जाके हड्डियों को फिक्स करते हैं। तो ये हमारा काम है, और ये हमारा वो भी है ब्रांच का, वो भी है पर्पस भी है कि हम आपको कम से कम स्कार में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दें। इसीलिए आपको अगर चेहरे की हड्डी टूटे तो जल्द से जल्द दिखाना है और इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए, तो कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक तो अगर कहीं चोट लगी है तो आप ये नंबर ज़रूर नोट कर लें, और ईश्वर ना करे चोट लगे, लेकिन अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो आपको ये नंबर बड़े काम आएंगे, इन्हें आप नोट करें और इन पर संपर्क ज़रूर करें। दूसरा, थोड़ा सा हम करेक्शन के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चोट लग गई, डिफॉर्मिटी है, कम है, या कई बार हमें इसे और सुंदर बनाने की ख्वाहिश होती है, तब इन परिस्थितियों में हम डॉक्टर साहब से कैसे और कितनी मदद ले सकते हैं, इस पर बात होगी। डॉक्टर साहब, एक सिंपल सी बात है कि हमको ऐसा लगता है अभी आपकी बातें सुनने के बाद में कि शायद कॉस्मेटिक सर्जरी केवल चेहरे से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत तरह की डिफॉर्मिटी को शायद ठीक करती है। बेहतर होगा आप थोड़ा इसके बारे में और दर्शकों को बताएं। एज ए प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जरी में हेड टू टो हम लोग काम करते हैं। ऊपर से नीचे तक जो भी विजिबल डिफॉर्मिटी जो रहती है, जनरली जो बोलते हैं जो दिखने वाली डिफॉर्मिटी है, चाहे वो चेहरे में हो, लिम्स में हो, चेस्ट में हो, बैक में हो, पैरों में हो, नाखूनों में हो, वो सब चीज़ों को हम लोग ट्रीट करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे ब्रांच के अंदर, आर्मामेंटोरियम के अंदर आता है, और बहुत वास्ट ब्रांच है। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लास्टिक सर्जरी में 20,000 से ऊपर टाइप की अलग अलग सर्जरीज हैं जो कि हम लोग करते हैं। और थोड़ा सा सर्जरी के बारे में सुनते ही दो बातें और दिमाग में आती हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये कि अगर सर्जरी है, और वो भी अगर कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो या तो ये बहुत ही एलीट वर्ग के लिए होगी और बहुत महंगी होगी, और अगर इसे कराना तो फिर आपको किसी महानगर ही जाना पड़ेगा। क्या कहोगे आप ऐसे लोगों को? मैं इसके लिए ये बताना चाहूँगा कि MCH कोर्सेज जनरली महानगर में ही होते थे, अब बाकी जगह चालू हुए हैं, तो हम लोग सब महानगर से ही पढ़े हुए हैं। हम लोग आके यहाँ पे अपनी सिटीज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और आपको उसी लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं जो लेवल महानगरों में मिलता है। तो ये एक मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगी होती है। प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल भी महंगी नहीं होती। इनफैक्ट कुछ सर्जरीज तो नॉर्मल जो सर्जरीज होती है उससे भी कम कॉस्ट में हो जाती हैं। बस वो है कि लोगों के दिमाग में है कि ये कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाना मतलब बहुत पैसा खर्चा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, बहुत सी कॉस्मेटिक सर्जरी से आपका एक जो अंदर से अच्छा फील आता है, उससे आप इतने सेटिस्फाई होंगे कि आपको और कुछ कराने की और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सारी सर्विसेज आज की डेट में हमारे स्टेट में अवेलेबल है। सारी मैं बोलूँगा सारी।
मतलब अगर आप कोई फीचर करेक्शन, अब एक टर्म हमने सुनी थी फीचर करेक्शन, अगर आप अपनी नाक से, आंख से, चेहरे के आकार से या टो से या चिन लाइन से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है हमारे अपने शहर में, हमारे अपने स्टेट में, और कितना वक्त इन सर्जरीज में लगता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये बहुत सारी सर्जरी हम लोग करते भी हैं। कई लोगों को अपनी नाक पसंद नहीं है, कुछ नाक का शेप चेंज कराना चाहते हैं, कुछ डिफॉर्मिटी होने के बाद, जैसे एक्सीडेंट्स होने के बाद नेग्लेक्ट के हमारे पास आते हैं, उनको डिफॉर्मिटी होती है, ये सब चीज़ें करेक्ट होती है। कुछ अपना चिन एनहांसमेंट, जैसे जबड़ों को आगे लाना, पीछे करना, साइड से जबड़ों को बढ़ाना या अपीयरेंस को चेंज करना, आँख के पास आँख के अपीयरेंस को चेंज करना, ये सब चीज़ें होती हैं। सब में अपना अपना टाइम लगता है, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बोलूँगा एक सर्जरी कराने का 1 से 1.5 घंटा हमको लगता है जनरली। तो कोई ऐसे बहुत लंबी सर्जरीज नहीं होती हैं। उसमें डिपेंड करता है कि कितने चेंजेस आप चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहते हैं तो ऑब्वियसली उतना टाइम लगेगा, लेकिन ये सब सर्जरी छोटी हैं, सिंपल है, बस इसमें बहुत फाइन काम लगता है, तो इसलिए हमको बड़े पेशेंस से इसको करना पड़ता है। तो क्या इसमें सेटिंग्स भी होती हैं? क्या एक से ज़्यादा सेटिंग्स में भी कई बार करेक्शन करना पड़ता है? और क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, जिसमें पेशेंट को भी अपना मेंटली प्रिपेयर होकर आना पड़ता है कि आपको टाइम दें, और आप लोग जाहिर तौर पर इसमें उन्हें पूरी तरह से समझाइश देते होंगे, काउंसलिंग उनकी करते होंगे? जी हाँ, सिटिंग्स कई सर्जरीज ऐसी होती है इनमें मल्टीपल सेटिंग्स लगता है, 2 सेटिंग्स, 3 सेटिंग, 4 सेटिंग। पर सेटिंग का मतलब ये है कि हम लोग ऑपरेशन को खींचना नहीं चाहते, पर वो पेशेंट के अच्छे के लिए होता है। सेटिंग्स बढ़ाने का पर्पस एक ही होता है कि स्कारिंग कम से कम हो, मतलब दाग आपको कम से कम दिखे, इसीलिए सेटिंग्स बढ़ती हैं। और क्योंकि छोटा सा दाग भी बहुत विजिबल हो जाता है चेहरे जैसी जगह पे, तो कई ऑपरेशन, जैसे सर में अगर बाल नहीं है तो हम लोग एक्सपेंडर या बैलून डालते हैं, वो 2-3 सेटिंग्स में हम लोग ऑपरेट करते हैं। वैसे ही कुछ ऑपरेशन में सेटिंग्स डेफिनेटली लगती हैं, पर सेटिंग्स में 3 महीने 6 महीने का अंतर रहता है। उतने समय तक बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंट्स को, लेकिन इनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर एक ही सेटिंग में सब चीज़ें कर दे तो। जी डॉक्टर साहब, जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं वो नॉर्मल सर्जरीज से किन मायनों में अलग हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं उनको शायद कुछ ख़ास ताकीद किया जाता है धूप के बारे में या अपनी स्किन के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बातें सारी चीज़ें स्किन के ऊपर ही हो रही हैं। तो क्या हमें इसमें कोई ख़ास प्रिकॉशंस लेने होते हैं? हाँ, पोस्ट सर्जरी प्रिकॉशंस काफ़ी सारे होते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी वही लोग कराना चाहते हैं जो कोई चीज़ से खुश नहीं है, कोई अपने चेहरे से खुश नहीं है या कुछ और पार्ट से खुश नहीं है, वो लोग जनरली हमारे पास आते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी सबसे ज़्यादा एक पेशेंट को जो बेनिफिट देता है वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। उसके बाद उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट और मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलता है उनको। उसके बाद प्रिकॉशन के तौर पे ऑब्वियसली स्किन, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसका स्किन केयर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग एडवाइस करते हैं कुछ मेडिसिन वगैरह से, पर ये बहुत ईजी केयर है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे आपने बताया कि कॉस्मेटिक सर्जरी अब आज के समय में लोग उतना पुराने तरह से नहीं सोचते, क्योंकि पहले सोचा करते थे कि जो जैसा मिल गया है या जो जैसी डिफॉर्मिटी आ गई उसी के साथ हम जीते हैं। लेकिन अब लोगों की शायद थोड़ी बहुत सोच बदल रही, यूथ की भी इसमें सोच बदल रही। ऐसे तमाम लोग जो अभी भी पुरानी सोच रखते हैं उनको आपकी क्या नसीहत है? क्योंकि अब तो ये सब कुछ आपके अपने शहर में हो रहा है। हाँ, उनके लिए मेरी मिथ को निकालें, दिमाग से चीज़ों को निकालें। अब ज़माना आगे बढ़ने का है तो हम पीछे रह के नहीं सोच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ही आपका एक जनरेशन जो है वो भी आगे बढ़ेगा, तो आप लोग आगे आएंगे तो जनरेशन भी आगे आएगा। और ये चीज़ें हटा देना, अब आपके स्टेट में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप उसका यूज करें, मैं यही आपको एडवाइस करूंगा। देखिए, जो डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं, एक तो कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी बूस्ट होता है और आजकल पर्सनालिटी का ज़माना है, तो पर्सनालिटी के इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम पड़ रहा है, उसमें करेक्शन कराना पड़े, तो शायद इतनी बुरी बात भी नहीं है। और इसके लिए आप वो सारे नंबर ज़रूर नोट करके रखें जो डॉक्टर साहब के हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कीमती वक्त होता है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम बात, जिस तरीके से आज के समय में हम करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्या ये केवल चेहरे तक सीमित हैं या ये चेहरे से हट के शरीर के बाकी अंगों पर भी अप्लाई होते हैं, और इनमें कितना वक्त लगता है? ये जो करेक्शंस आप बोल रहे हैं ये सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं है, बहुत सारे अदर पार्ट्स होते हैं। हम लोग ब्रेस्ट एनहांसमेंट्स करते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं, बाकी जितने डिफॉर्मिटीज़ हैं, पैरों में डिफॉर्मिटी, हाथों में डिफॉर्मिटी, किसी को दाग वगैरह रहता है, वो सब चीज़ें करेक्शन भी करा जाता है। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने जैसे शुरू में भी कहा, हेड टू टो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं
जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं उनको करेक्शन करने के लिए आपको हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी। जी, तो कई बार ये जो स्कार्स होते हैं, जो दाग होते हैं, चाहे वो जलने के हों, कटने के हों, छिलने के हों, ये रह जाते हैं चेहरे पर, या क्या इनका भी करेक्शन हो सकता है? हाँ, ये कम हो सकते हैं। ये है कि दाग गायब करना बहुत मुश्किल है एक बार शरीर में आ जाए तो, पर हमारा काम ये है कि उसको हम कैसे मिनिमल करें, या छोटा से छोटा करें, या कम विजिबल रहे वैसा करें। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी अलग अलग टाइप के सर्जरीज होती है, प्रोसीजर होती हैं, पर ये करा जा सकता है। काफ़ी चीज़ें करेक्टेबल हैं अगर कराना चाहें तो। चलिए, तो एक शब्द जो करेक्शन हम डॉक्टर साहब के मुंह से बार बार सुन रहे हैं, ये करेक्शन किसी भी अंग का, चेहरे का तो खास तौर पर हो सकता है। दाग का हल्का होना, दाग का जाना, या दाग आ जाने पर उसे हम कैसे कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर दिखा सकते हैं आपके चेहरे को, आपकी पर्सनालिटी को, ये सारे काम हो सकते हैं बशर्ते आप मिलें एक्सपर्ट से, हिम्मत करें, एक कदम आगे आएं। और हाँ, अगर चेहरे पर किसी भी तरीके की कोई चोट है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, और इन नंबर्स को जरूर नोट कर लें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी शंकाओं का समाधान देने के लिए। हमारे तमाम दर्शकों की काफ़ी मदद हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।